हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उपराष्ट्रपति के संबंध में जो भी प्रोविजन है भारतीय संविधान में उनका अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का वर्णन जो किया गया है वो आर्टिकल 63 से लेकर 69 तक किया गया है। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले योग्यता, निर्वाचन, कार्यकाल, पद की शर्तें क्या क्या है और कार्य और शक्तियों के बारे में पता करेंगे। तो योग्यता क्या होनी चाहिए? कोई भी अगर भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 साल से अधिक होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष विधि से होता है। ठीक है, दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं ना। सभी सदस्य मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों इसमें भाग लेंगे। निर्वाचित और मनोनीत, निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों इसमें भाग लेंगे। ठीक है, और चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा। कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। कार्यकाल से भी पूर्व पद मुक्ति हो सकती है। किन किन कंडीशंस में? या तो मृत्यु हो जाए, या वो इस्तीफा दे दे, या उपराष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व सूचना देकर हटाने का संकल्प राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा को इस संकल्प को तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा पारित करना होगा और इसे लोकसभा में प्रेषित करना होगा। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो उपराष्ट्रपति को पद से त्यागपत्र देना होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है आर्टिकल 64 के तहत। और उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में वेतन भत्ते प्राप्त करता है। सभापति के रूप में उसे वेतन मिलता है। और किससे मिलता है? संचित निधि से वेतन मिलता है। राष्ट्रपति का पद रिक्ति के दौरान उपराष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इस दौरान उसे वही वेतन भत्ते प्राप्त होंगे जो राष्ट्रपति के लिए निर्धारित है। यद्यपि संसद को यह अधिकार है कि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के लिए परिलब्धियां और भत्ते निर्धारित कर सके। ठीक है, अब पद की शर्तें क्या है? यदि कोई सांसद या विधायक उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो उपराष्ट्रपति के शपथ लेने के साथ ही उसकी सांसद या विधायकी से उसका पद रिक्त मान लिया जाता है ना। और उपराष्ट्रपति लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ का पद मैं पहले बता चुका हूँ, है ना। लाभ का पद का निर्धारण कौन करता है? लाभ के पद पर कोई है या नहीं, इसको कौन निर्धारित करता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये मैं पहले वाले वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, है ना। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को हम जानेंगे, ये वास्तविक कार्यपालिका होती है। ठीक है, वो मंत्री 3 तरह के होते हैं। कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं, है ना। और एक राज्य मंत्री होते हैं, ये स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं। इसके अंडर में मतलब ये किसी अंडर में नहीं होते, इनका एक स्वतंत्र मंत्रालय होता है ना। आर्टिकल 75 सब क्लोज 1 में क्या लिखा है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री को सलाह व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। सामान्य तौर से बहुमत प्राप्त दल व गठबंधन का नेता जो लोकसभा में निर्वाचित हो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होता है, परंतु किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो राज्यसभा का सदस्य हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाए तो किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो उसे 6 माह के में सदन की सदस्यता लेना होती है। मतलब कोई अगर मंत्री बन जाता है तो उसे 6 माह के अंतर्गत सदन की सदस्यता लेनी होती है। ठीक है, ऐसा कई बार हो चुका है, प्रधानमंत्री भी बन जाते है ना। और जैसे जयशंकर बने थे, है ना, बहुत सारे लोग बन चुके हैं और उन्हें 6 माह के अंतर्गत राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता अनिवार्य रूप से लेनी रहती है। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें मंत्री पद नहीं दिया जाएगा, उन्हें मंत्री से हटा दिया जाएगा, मंत्री पद रहने के योग्य नहीं रहेंगे। अब अनुच्छेद 75(2) में क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर कार्य करता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को कार्यकाल से पूर्व पद से हटा सकता है, परंतु ऐसा वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेगा। प्रधानमंत्री यदि पद से इस्तीफा देता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, परंतु किसी मंत्री के इस्तीफा देने पर मंत्रिपरिषद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब यहाँ पे कहने की बात यह है, अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी,
लेकिन कोई मंत्री अगर इस्तीफा दे देता है तो इससे मंत्रिपरिषद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आर्टिकल 75(3) में क्या है, मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, और यदि लोकसभा में किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। इसे क्या बोलते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। नेक्स्ट, उत्तरदायित्व के सिद्धांत के द्वारा प्रत्येक मंत्री दूसरे मंत्रालयों के कार्यों पर निगरानी रखता है और मंत्रालयों के मध्य सामंजस्य बनाने का कार्य करता है, जिससे जनहित और राष्ट्रहित की नीतियां बनना शुरू होती है। परंतु इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है। यदि किसी एक मंत्री के अक्षमता के कारण संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है कि चुनाव दोबारा संपन्न कराना पड़े। इससे देश पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब मंत्रिपरिषद का आकार क्या होना चाहिए, मंत्रिपरिषद का 91वें संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था उसमें आर्टिकल 75 क्लोज 1 का सब क्लोज ए में ये शामिल किया गया, मंत्रिपरिषद का आकार जो होगा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, मतलब मान लो कि 500 सीटें हैं तो इसका 15% कितना होगा, 75, है ना। 75 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते, है ना। मंत्रिपरिषद का आकार ना तो बहुत वृहद होना चाहिए ना ही बहुत सूक्ष्म। यदि मंत्रिपरिषद का आकार बहुत वृहद होगा तो मंत्रालयों में मंत्री की संख्या एक से अधिक रखनी होगी, जिससे मंत्रियों के मध्य सामंजस्य को लेकर चुनौती हो सकती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न मंत्रालयों में सामंजस्य स्थापित करना भी कठिन होगा। यदि मंत्रिपरिषद का आकार बहुत छोटा होता है तो एक ही मंत्री पर एक से अधिक मंत्रालयों का बोझ होगा। इससे उसके कार्य करने की क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी और मंत्रिपरिषद भी अपेक्षित निष्पादन नहीं दे सकेगा। अतः मंत्रिपरिषद का आकार ऐसा होना चाहिए कि जिसमें मंत्रालय और मंत्रियों के मध्य बेहतर सामंजस्य हो सके और प्रत्येक मंत्री अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। इस आधार पर वर्तमान की संख्या जो संविधान में वर्णित है उचित प्रतीत होती है। ठीक है, अब आता है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ठीक है, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। योग्यता क्या होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए। कार्यकाल क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते, अर्थात सामान्य तौर पर सरकार बदलने के साथ ही महान्यायवादी भी नया नियुक्त किया जाता है। कार्य उनके कर्तव्य क्या क्या है, राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर किसी विषय पर भारत सरकार को विधिक सलाह देना, किसी मामले में जिसमें भारत सरकार का एक पक्ष न्यायालय में सरकार के वकील के रूप में कार्य करना, अपने कर्तव्य पालन के लिए वो भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 88 के अनुसार भारत का महान्यायवादी संसदीय कार्यवाही में भाग ले सकता है, भाषण कर सकता है, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता है। वो मतदान नहीं कर सकते, है ना, मतदान नहीं कर सकते। ठीक है, अब आता है हमारा संघ की विधायिका। संघ की विधायिका में क्या क्या आते हैं, संसद किन किन से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 80 में दिया गया है। इसके मेंबर कितने होते हैं, मैक्सिमम 238 प्लस 12 हो सकते हैं। 12 नॉमिनेट मैंने आपको बताया था, नॉमिनेशन होता है वो 250 हो सकता है। वर्तमान में कितने हैं, 245, 233 होते हैं और 12 राष्ट्रपति है और 233 है और 12 मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो इनका कार्यकाल देखो कैसे होता है। 1952 में क्या 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। 54 में 81 सदस्यों को रिटायर किया गया है ना। फिर 1/3 सदस्य, है ना, प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते गए, है ना। और इसी तरह से 88 जो 81 है वो 1958 में हुए। इस तरह से क्रम अभी तक चलता आ रहा है। राज्यसभा के बारे में थोड़ा जानेंगे। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है, परंतु इसके एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। राज्य के विधान सभा के सदस्य अपने राज्य के राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के चुनाव में मतदान गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किया जाता है और सदस्य होने के लिए राज्य में निवास स्थान की पात्रता अनिवार्य थी, परंतु 2003 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया और निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। क्या क्या परिवर्तन किए गए, निवास स्थान की अर्हता समाप्त कर दी गई, अर्थात किसी एक राज्य का व्यक्ति किसी दूसरे राज्य के राज्यसभा सदस्य
हो सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव, जैसे मान लो कि मध्य प्रदेश का व्यक्ति है तो वो राजस्थान के राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। पहले ऐसा था कि राजस्थान का व्यक्ति होना चाहिए, वहीं का राज्यसभा चुनाव लड़ पाएगा। गुप्त मतदान प्रणाली की जगह खुले मतदान प्रणाली को अपनाया गया। अब खुले मतदान की प्रणाली अपनाई जाती है। जैसे उपरोक्त दोनों संशोधनों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, परंतु न्यायालय ने इन दोनों को संवैधानिक घोषित किया और वैध बताया। और क्या कारण दिए? भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य और यहाँ एकल नागरिकता का सिद्धांत अपनाया गया है। अतः राज्यसभा में निवास स्थान की अनिवार्यता तर्कसंगत नहीं है। जनप्रतिनिधियों से आशा की जानी चाहिए कि वो संपूर्ण भारत के राज्यों के हितों से परिचित हो और उनके हित को सुरक्षित रखे। यदि गुप्त मतदान प्रणाली भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है तो खुले मतदान प्रणाली को अपनाया जा सकता है। अब हम जानेंगे लोकसभा। लोकसभा कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन है ना। तो इसमें सदस्य संख्या मैक्सिमम हो सकती है 530 राज्यों से, 20 हो सकती है यूनियन टेरिटरी से, दो नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन को नॉमिनेशन किया जाता है, लेकिन इस आर्टिकल को समाप्त कर दिया गया है ना। मतलब इसको समाप्त कर दिया गया है। अब आता है हमारा लोकसभा। प्रत्यक्ष चुनाव 61वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें आयु कितनी कर दी गई? जो वयस्क मतदान की पहले 21 वर्ष थी, इसको 18 वर्ष कर दिया गया। चुनाव कैसे होते हैं? बहुल मत पद्धति और पहले खंबा छूने की पद्धति है ना। फर्स्ट पोस्ट पास्ट, जो सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करेगा वो जीत जाएगा। इसमें 50% का ऐसा कोई बैरियर नहीं होता है ना। मान लो कि 100 वोट है और 4 कैंडिडेट है ना, और सभी को मान लो किसी को 21 मिला, किसी को 18 मिला, किसी को 10 मिला, किसी को 7 मिला, और कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया, तो जो 21 वाला है वो जीत जाएगा है ना। सबसे ज़्यादा वोट आने चाहिए। और अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है और आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे आपको याद होगा, आपातकाल में इंदिरा गांधी ने संसद का 1 वर्ष बढ़ा दिया था है ना। लोकसभा का 6 वर्ष की कर दी थी इसे, तो आर्टिकल 83 के तहत की थी। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल से पूर्व भी भंग कर सकता है। ठीक है। अब हम जानेंगे संसद सदस्य की योग्यता क्या है। एक सेकेंड है ना। योग्यता आर्टिकल 84 में लिखी है। क्या क्या योग्यता है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र अगर लोकसभा लड़ रहा है तो 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा लड़ रहा है तो 30 साल होनी चाहिए। संसद योग्यताओं के लिए विधि बना सकती है। जैसे कौन सी विधि बनाई है अभी? मतलब पहले कौन सी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम बनाए जो 1950 और 51 दो बने हुए हैं ना। RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है ना, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है ना। अब देखते हैं हम संसद सदस्य की निर्योग्यताएं क्या क्या हो सकती है। आर्टिकल 102 में लिखा है, कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। कौन कौन सी कंडीशन होगी? यदि वो लाभ का पद धारण किया हो, यदि वो विकृत हो या इसकी घोषणा सक्षम न्यायालय ने कर दी हो, यदि व्यक्ति दिवालिया हो गया हो, वो किसी अन्य देश की अगर नागरिकता ग्रहण कर लिए तो वो निर्योग्य घोषित हो सकता है। अनुच्छेद 102 सब क्लोज 2 के अनुसार यदि 10वीं अनुसूची के आधार पर संसद सदस्य के रूप में अगर निर्धारित कर दिया गया है तो उसकी संसद जो सदस्यता है सदन से जा सकती है। अब हम देखेंगे कि दल बदल कानून क्या होता है। दल बदल कानून 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में लाया था और इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो हम इसमें समझानेंगे कि उद्देश्य क्या था इस कानून के लाने का, इसका प्रावधान क्या था, अपवाद क्या था, छूट क्या है, न्यायिक निर्वचन क्या क्या है, समस्याएं और सुझाव क्या क्या है। तो हम जानेंगे उद्देश्य। भारत में गठबंधन सरकारों के आरंभ के साथ ही अवसरवादी राजनीति आरंभ हो गई थी और अनेक सांसद और विधायक मंत्री पद या किसी अन्य लालच में अपना दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने लगे। दलीय राजनीति विचारधारा पर आधारित होती थी और कुछ निश्चित सिद्धांतों पर कार्य करती थी। ऐसे में अवसरवाद में दल बदलना सैद्धांतिक राजनीति से विचलन प्रदर्शित करता था। जनता अपने प्रतिनिधियों को दलीय आधार पर ही चुनती है और जब कोई सदस्य दल बदल करता है तो वो जनता के साथ विश्वासघात करता है। अतः सैद्धांतिक राजनीति को स्थापित करने के लिए और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए दल बदल कानून भारतीय संविधान में सम्मिलित किया है। इन उद्देश्यों के कारण दल बदल को लाया गया है ना। अब इसमें निरर्थता संबंधी क्या प्रावधान है? यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से दल बदल कर ले, सर्वोच्च न्यायालय ने यदि कोई अगर अपनी इच्छा से दूसरे दल में चला जाता है तो उसको
निरर्थ घोषित कर दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में स्वेच्छा से दल बदल को विस्तार दिया है ना। न्यायालय ने निर्धारित किया है कि किसी दल विरोधी गतिविधियों में कोई सदस्य शामिल है तो संसद के रूप में उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है, उसे स्वेच्छा से दल बदल माना जाएगा। हाल ही में जनता दल यूनाइटेड के सांसद शरद यादव और AK अंसारी की सदस्यता इसी आधार पर रद्द की गई है। कुछ वर्षों पहले की बात है। यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 माह के पश्चात है ना किसी दल में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है ना, सदस्यता ग्रहण करने के 6 माह के पश्चात। यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी दल में शामिल हो जाता है तो भी उसकी सदस्यता चली जाएगी। यदि कोई सदस्य पार्टी व्हिप के विरुद्ध किसी विषय पर मतदान कर दे और दल ने उसे 15 दिन की समय सीमा के अंतर्गत माफ न किया हो तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। अब इसके कुछ अपवाद भी है, वो हम देख लेते हैं। यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 माह के भीतर किसी दल में शामिल हो जाते हैं तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी, है ना। अगर किसी दल के 2/3 सदस्य है ना 2/3 सदस्य किसी अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो उनकी भी सदस्यता नहीं जाएगी। इसमें कुछ छूट भी दी गई है, जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपसभापति जो होते हैं ना सदन के, उनको दल बदल कानून से छूट प्रदान की गई और वो अपना पद ग्रहण करने के पश्चात दल की सदस्यता इस्तीफा दे सके और कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात पुनः दल में शामिल हो सके, इसलिए इन लोगों को छूट है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपसभापति। अब कुछ न्यायिक निर्वचन भी आए थे। कौन कौन से आए थे? जैसे विनिश्चय में दल बदल के आधार पर निरर्थता के संबंध में निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा लिया जाता है। 10वीं अनुसूची में मूल रूप से ये प्रावधान था कि अध्यक्ष या सभापति के निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन क्या हुआ 1992 में कियोतो हलोहन बनाम जाचिल्लो केस हुआ है ना। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में निर्धारित किया कि अध्यक्ष या सभापति जब दल बदल पर अपना निर्णय देते हैं तो वो अर्ध न्यायिक संस्था की तरह कार्य करते हैं, अतः उनके निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। मतलब देखो, न्यायालय किसी भी चीज़ का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, ठीक है, ये देख चुके अपन बहुत बार। अब आता है समस्याएं और सुझाव। वर्तमान में दल बदल कानून के दुरुपयोग को लेकर प्रश्न उठाए गए हैं, जिसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि दल बदल कानून सांसदों को प्रदान किए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है और ये सांसदों को दल के अधीन कार्य करने के लिए बाध्य करता है। इसके अतिरिक्त ये भी आरोप है कि अध्यक्ष और सभापति दल बदल कानून के निर्णय करते समय दलीय भावना से प्रेरित होकर कार्य करते, अतः निर्णय दुर्भावना प्रेरित होने की संभावना बढ़ जाती है। दल बदल कानून के निर्णय देने की समय सीमा भी निर्धारित नहीं है और इसे जितने लंबे समय तक लंबित रखा जा सकता है कि निर्णय का औचित्य ही समाप्त हो जाए। मतलब इसमें आप जो अध्यक्ष होता है सदन का, उसकी कोई समय सीमा नहीं है, वो कब निर्धारित करेगा, तो वो चलता ही रहता है कभी कभी। तो इसका ये भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि उसका समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। नेक्स्ट, कियोतो हलोहन केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विनिश्चय में दल बदल कानून को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं माना और निर्धारित किया कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर सांसद या विधायकों से यह आशा की जानी चाहिए कि वो दलीय विचारधारा के अनुसार कार्य करे और दल को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करे। मतलब कोर्ट ने इसको वैलिड बताया। यद्यपि कोर्ट के निर्णय के पश्चात दल बदल कानून संवैधानिक घोषित किया गया है, परंतु वर्तमान परिस्थिति में इसमें कुछ सुधार निश्चित रूप से होने चाहिए जो निम्नलिखित हो सकते हैं। दल बदल कानून उन्हीं अवसरों पर आरोपित किया जाना चाहिए जहां किसी प्रस्ताव पर मतदान हो और सरकार के भंग होने के खतरा हो। इस शक्ति का प्रयोग कि कोई सदस्य दल बदल से ग्रसित है, राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग की सलाह पर ही किया जाना चाहिए। दल बदल का निर्णय देने के लिए समय सीमा निश्चित की जानी चाहिए, समय सीमा भी निश्चित की जानी चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर रोकेंगे, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें अगले वीडियो में हम संसद के पदाधिकारियों के बारे में जानेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, जो मैंने दल बदल कानून में बोला है कि वो निर्णय लेते हैं, तो उन लोगों के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।